ये वीडियो वैसे तो मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की टेक्स्ट बुक को रेफरेंस लेके बनाया गया है, लेकिन इसमें जो नॉलेज दी जा रही है वो बाकी सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या बाकी नॉर्मल लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्कॉलर जिला। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन की लेक्चर सीरीज। इस लेक्चर सीरीज में आपके डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि आपके सेमेस्टर 5 में डायरेक्ट टैक्स है, तो इसमें पूरा जितना भी सिलेबस है, जितने भी चैप्टर्स है, उसको हम डिटेल में समझेंगे, उसके थ्योरेटिकल पार्ट को भी और प्रैक्टिकल पार्ट को भी। आज के वीडियो में हम आपका चैप्टर नंबर 1 कवर करने वाले हैं, जिसमें आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, कंसेप्ट्स और मीनिंग्स आपको समझना है। क्योंकि अगर आपको वो बोलते ना कि कंसेप्ट्स और मीनिंग्स पता होगी तो आपको आगे की चीज़ें समझने में आसानी होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप लोग पूरा ध्यान से देखिए और हर एक कंसेप्ट्स को बहुत ध्यान में बिठा लीजिए, मतलब अच्छे से ध्यान में बिठा लीजिए, क्योंकि आगे आप लोग को समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे मिशन को आगे बढ़ाएं कि हमारा मिशन है क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट सबको मिलना चाहिए। तो अपने दोस्तों से वीडियो शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो सब में पहले हम लोग एक सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जैसे कि आप सोचते होंगे कि गवर्नमेंट को बहुत सारे कामों के लिए, जैसे रोड बनाना होता है, रेलवे बनाना है, डैम्स बनाना है, गवर्नमेंट स्टाफ की सैलरी देना है, आर्मी को, पुलिस को सैलरी देना है, तो वो सब के लिए पैसा कहाँ से आता है? तो उसका सिंपल सा आंसर है कि गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स कलेक्ट करती है अपने सिटीजन से, बराबर है। तो अब बात ये आती है कि जो हमारा टैक्स होता है वो उसमें मेनली 2 कैटेगरी होती है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब दोनों के मीनिंग क्या है समझ लीजिए, ताकि आप लोग को और थोड़ी आसानी हो जाए। अब डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है कि जिसमें टैक्स, जो टैक्स पेयर है वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करता है। जैसे कि एग्जाम्पल, मिस्टर श्याम है, श्याम की सैलरी 8 लाख रुपए है, तो उस पर पूरा टैक्सेशन कैलकुलेट करेंगे और फिर क्या करेंगे, गवर्नमेंट को खुद ही जाके टैक्स पे करेंगे, ऑनलाइन मोड पे या ऑफलाइन, जैसा उनको कन्वीनियंट लगता है, या बैंक वगैरह में जाके भरना पड़ता है। तो इसको बोलेंगे हम लोग डायरेक्ट टैक्स। अब बात आती है इनडायरेक्ट टैक्स की। अब इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, जो टैक्स पेयर है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करता है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं उसके लिए कि आपने एक मोबाइल खरीदा, तो मोबाइल पे आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। तो आप जब मोबाइल खरीदते हो तो जो टैक्स उस पर है उसको गवर्नमेंट को जाके नहीं पे करते हो, आप क्या करते हो, मोबाइल के साथ में, मतलब जो पैसा आप लोग पे कर रहे हो उसमें मोबाइल की कॉस्ट भी होती है और जीएसटी भी होता है, वो आप दुकानदार को पे कर देते हो। अब वो रिटेलर गवर्नमेंट को जाके मंथली या क्वार्टरली रिटर्न फाइल करके गवर्नमेंट को वो जीएसटी पे करता है। तो इसमें आप टैक्स पे कर रहे हो, लेकिन कैसे पे कर रहे हो, इनडायरेक्टली पे कर रहे हो। मतलब गवर्नमेंट को डायरेक्ट नहीं पे करो, आप दुकानदार को पे करते हो, दुकानदार बाद में आके गवर्नमेंट को पे करता है, इसलिए उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहाता है। अब इंडिया में बहुत से लोगों को मिसकंसेप्शन होता है, तो वो मिसकंसेप्शन भी दूर करना जरूरी है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि सिर्फ इंडिया में 3-4% लोग टैक्स भरते हैं और बाकी लोग नहीं भरते। तो ऐसा नहीं है। मेरे एनालिसिस के हिसाब से या बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं उनके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि इंडिया में हर एक आदमी ऑलमोस्ट टैक्स भरता ही है। वो बात अलग है कि इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स नहीं भरता है, क्योंकि इनकम का स्लैब है उसके हिसाब से भरना पड़ता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तो हर इंसान भर रहा है। मोबाइल खरीद रहा है, बिस्किट खरीद रहा है, चूड़े तालमोट खरीद रहा है, या बहुत सारी चीज़ें वो खरीदता है, गाड़ी, कपड़े, जो भी चीज़ें, तो उस पर वो जीएसटी पे करता ही है इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को। तो ये जो बोलते ना मिसकंसेप्शन है कि इंडियंस टैक्स नहीं पे करते, तो ऐसा नहीं है। 99% लोग टैक्स पे करते हैं, या आप लोग उसमें 90 नहीं बोल सकते, जैसा भी होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें सब खरीदते हैं, उसमें टैक्स होता ही है, तो सब लोग पे ही करते हैं उसमें। तो ये मिसकंसेप्शन दूर कर दीजिए थोड़ा। वो जो बोलते हैं ना कि सब लोग टैक्स नहीं भरते हैं, तो वो एक गलत कंसेप्ट है। आप लोग पढ़े लिखे हो, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। अब हम लोग 2 चीज़ें पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के कंसेप्ट समझ चुके हैं। अब आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। बात यह है कि आपको सेमेस्टर 5 में सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में ही पढ़ना है। सेमेस्टर 6 में आप लोग को इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ना है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं डायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स को जो पहले जो प्रायर एक्ट था उसका नाम था इनकम टैक्स एक्ट 1961, और अभी जो नया टैक्स इनकम टैक्स एक्ट आ गया जो आपका 2025 में नया आ गया है, तो उसके हिसाब से हम लोग को कंसेप्ट पढ़ना है और उस हिसाब से हम लोग को चीज़ें पढ़ना है। अब जो इनकम टैक्स एक्ट आया आपका, तो उसके बारे में कुछ चीज़ें मैं आप लोग को बता देता हूँ, जिससे आप लोग को समझ में आएगा कि इनकम टैक्स एक्ट जो 2025 आया उसके क्या क्या मेन कंपोनेंट्स है। अब अगर जो इनकम टैक्स 2025 है उसमें मेनली 5 चीज़ें होती हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। इनकम टैक्स एक्ट 2025, जो इनकम टैक्स हमारा पूरा जो
लॉ है ना, टैक्स का लॉ है, टैक्सेशन का जो हमारा लॉ है, उसमें मेन कितने कंसेप्ट है? 5 कंसेप्ट है टैक्सेशन के लॉ के अंदर, टैक्स लॉ के अंदर। तो वो 5 चीजों के बेस पे ही टैक्सेशन डिसाइड किया जाता है, डायरेक्ट डिसाइड किया जाता है। तो उसमें पहले आता है इनकम टैक्स एक्ट 2025। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए एप्लीकेबल है। तो ये आप लोग को नया एक्ट आया है 1961 को रिप्लेस करके 2025। मतलब टैक्स लॉ के अंदर ये 5 चीजें हैं। तो इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं आप लोग को। तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव्स या थ्योरेटिकल बोलते हैं उसके ऊपर नोट्स लिखने के लिए बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। तो बहुत ध्यान से समझिए। तो मैंने क्या बताया आप लोग को कि टैक्स लॉ में मेनली 5 कंपोनेंट है। तो पहला कंपोनेंट क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 2025। फिर दूसरा आता है एनुअल फाइनेंस एक्ट, जो हर साल जब गवर्नमेंट फैब में बजट पेश करती है तो उसमें एनुअली क्या होता है? टैक्स रेट, टैक्स स्लैब चेंज होता है, कुछ चीजें टैक्स में ऐड होती है, कुछ चीजें बोलते हैं हटती है, बहुत सारी उसमें चेंजेस होते हैं। तो वो एनुअल फाइनेंस मतलब ये तो क्या है कि लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। इनकम टैक्स एक्ट 2025 मतलब तक बोलो ना, कुछ नया एक्ट नहीं आया। अभी जैसे 1961 के बाद डायरेक्टली 2025 में चेंजेस आया, तो इतना लंबा तक चला वो, तो बराबर है ना। तो वो एक लॉन्ग टर्म के लिए बनता है एक्ट। अब ये जो होता है एनुअल फाइनेंस एक्ट, वो हर साल के रहता है। हर साल गवर्नमेंट क्या करती है? इनकम टैक्स स्लैब में चेंज लाती है, कुछ चीज़ों को डिडक्शन में लाती है, तो बहुत सारी चीज़ें होते रहते हैं एनुअली। जब वो बजट आता है तब होता है। फिर आता है इनकम टैक्स रूल, ठीक है ना। अब वो रूल्स भी क्या होते हैं? नए नए आते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं। उसके लिए रूल्स इसलिए बनते हैं कि भाई हम लोग कुछ चीज़ को कैसे एडमिनिस्टर करेंगे, कैसे संभालेंगे, टैक्स फाइलिंग कैसा होगी, क्या चेंजेस आएगा, तो वो सब इसमें हम लोग का प्रोसीजर वगैरह प्रैक्टिकल चीज़ें रहती है उसके अंदर। फिर आता है सीबीडीटी। अब सीबीडीटी का मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने मेंशन किया है। तो उसके भी अलग अलग नए नए नोटिफिकेशन, नए नए सर्कुलर आते रहते हैं, क्योंकि वो बोर्ड है। तो उसमें भी वो लोग क्या करते हैं? उनकी मीटिंग्स होती है, उसमें लोग चेंजेस लाते रहते हैं। फिर आता है जुडिशियल डिसीजन, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के भी कुछ डिसीजन आते रहते हैं, तो उसके हिसाब से भी ये चेंजेस होते रहते हैं। तो ये हमारे हो गए टैक्स लॉ के मेन 5 कंपोनेंट, ठीक है। तो इनकम टैक्स लॉ जो है हमारा, उसके कितने मेन कंपोनेंट है? 5 कंपोनेंट है। तो वो आप लोग को याद रखना है। फिर उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की, कि जो असेसमेंट प्रोसीजर होता है इन सीक्वेंस, वो क्या है। अब असेसमेंट का मतलब कि हम लोग एक आदमी के ऊपर कितना टैक्स लगेगा उसको चेक करने को हम लोग क्या बोलते हैं? पूरा असेसमेंट बोलते हैं। अब वो कैसे होता है जरा देखिए, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोग को पता रहेगा तो आपका इनकम टैक्स और चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, आपको बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और स्ट्रांग हो जाएगा तो आप लोग को जॉब मिलने में या आपकी खुद के लाइफ में या बिजनेस करने में बहुत आसानी होगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कॉमर्स बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत वास्ट फील्ड है, जो आप लोग को बहुत डिटेल नॉलेज देती है। बस ये है कि कॉमर्स के स्टूडेंट उसको उतना सीरियसली पढ़ते नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग से कि आपके कंसेप्ट को, आपके जो टॉपिक्स है उसको बहुत ध्यान से पढ़िए, तो आप उसको प्रैक्टिकली उसको बहुत यूज़ कर पाएंगे और अपने जॉब्स में या जहाँ आप इंटरव्यू देंगे या जहाँ आपको बिजनेस करना है वहाँ पे आपको बहुत यूजफुल आएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं असेसमेंट। अब पहले लिखा है चार्जेबिलिटी। अब चार्जेबिलिटी मतलब क्या रहता है कि हर इंसान को या वो सीए के जरिए किसी और के जरिए अपना पूरा चार्ज मतलब निकालता है कि कितना इनकम मतलब कितनी उसकी इनकम है, टोटल इनकम। फिर उस पर स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। जैसे अभी हम लोग दो टैक्स स्लैब्स हैं अभी। जैसे एक तो है कि 12 लाख तक आपको कोई टैक्स भरना नहीं है, उसमें भी 75,000 अलग से आता है। तो उस पर अगर वो स्लैब में आपने 2 स्लैब दिया गवर्नमेंट ने आपको, अगर पुराना स्लैब फॉलो करना है तो वो अलग है, और नया स्लैब 12 लाख के ऊपर है, तो उसके हिसाब से आपको टैक्स का डिसीजन आता है फिर कि आपको टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, कि कितनी इनकम पे लगेगा, वो सबको हम लोग चार्जेबिलिटी बोलते हैं। फिर क्या करना रहता है आपको? जो आपने पूरा कैलकुलेशन करे उसकी फाइलिंग, मतलब उसका पूरा डिटेल कि आपने सैलरी से कितना कमाए, बिजनेस से कितना कमाए, इंटरेस्ट से कितना कमा रहे, उसकी पूरी फाइल बना के रिटर्न किसको फाइल करना रहता है? इनकम टैक्स को फाइल करना रहता है। तो रिटर्न ऑफ इनकम बोलते हैं उसको, ठीक है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। फिर वो असेसिंग ऑफिसर होता है, एओ जिसको बोलते हैं हम लोग, वो आपकी पूरी चीज़ों को स्क्रूटनाइज करता है, मतलब चेक करता है कि आपने जो चीज़ें बताया है वो सही है कि नहीं है। अगर उसमें कुछ गलती होगी तो उसको वो वापस से रीअसेसमेंट देता है, और उसको सही लगता है तो फिर उसको बोलते ना आपका टैक्स लेके आपको बोलते ना हो जाता है आपका काम। या फिर अगर उसको कुछ डाउट लगता है कि आपका कुछ गलती है, कुछ आपने मिस किए हैं या कुछ आपने इनकम छुपा लिए हैं, क्योंकि आप पैन कार्ड से सब कनेक्ट रहता है, तो आपको रीअसेसमेंट करना पड़ता है। तो ये हो गया हम लोग का इसका चार्जेबिलिटी का चार्ट। अब ये जो नोट्स है आप लोग को चाहिए तो मैंने आप लोग को बोला है कि टेलीग्राम, व्हाट्सअप या मेरा ऐप पे, एप्लीकेशन पे आप लोग कंटिन्यू अपडेट आती रहती है। उस पर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं चैट में। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको फ्री सेक्शन में जाके ये आपको नोट्स मिल जाएगी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ क्या बोलते हैं टैक्सेशन पढ़ा रहा हूँ, कॉस्टिंग भी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी पूरा कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चैनल को थोड़ा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि ज़्यादातर लोगों तक चैनल पहुँचे, और हम लोग एक कम्युनिटी बिल्ड करके साथ में आप लोग को बोलते ना पूरा गाइड करूँगा कि कैसे आप लोग को प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसको यूज़ करना है,
अपनी आगे की जो बोले ना जॉब की लाइफ आएगी उसमें उसमें कैसे यूज़ करना है ये सब चीज़ों को, और फिर आगे की भी चीज़ें आप लोग को जो हेल्प लगेगी वो मैं आप लोग को लाइव आके करते रहूँगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हम लोग का, असेसी। अब असेसी क्या होता है ये हम लोग को सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। देखिए देखो, असेसी मीन्स अ पर्सन बाय होम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इंटरेस्ट पेनल्टी इज पेबल अंडर दिस एक्ट। अब एकदम सिंपल वर्ड में समझेंगे कि भाई ऐसा इंसान जिसको टैक्स पे करना बाकी है या कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी पे करना है उसको भी असेसी बोलेंगे। ठीक है ना, मतलब टैक्स की पेमेंट बाकी है, उसका टैक्स पे करना है, उसको पे करना बाकी है या टैक्स उसके ऊपर कैलकुलेट होता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, असेसी बोलेंगे। अब जरूरी नहीं कि इनकम टैक्स ही पे करना हो, कभी कभार उसको बोलते हैं उसके ऊपर अमाउंट नहीं रहेगा लेकिन कुछ और चीज़ का इंटरेस्ट हो जाता है, कभी कभार पेनल्टी पे करना रहता है उसको, तो उस पर भी उसको हम लोग असेसी बोल सकते हैं। अब असेसी जो होता है उसकी मेनली 4 कैटेगरी है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। जनरल असेसी मतलब जिसको टैक्स पे करना है, लिखा देखो, टैक्स पेनल्टी इंटरेस्ट इज पेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में जिसको भी टैक्स इंटरेस्ट या इनकम टैक्स का इंटरेस्ट या पेनल्टी पे करना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल असेसी बोलते हैं। फिर अंडर असेसमेंट मतलब इंसान खुद को असेसिंग मतलब ना चेक कर रहा है कि भाई असेस कर रहा है कि कितना उसको इनकम टैक्स भरना है साल भर में, तो उसको बोलते हैं हम लोग अंडर असेसमेंट। वही सेम ही चीज़ है, मतलब अगर एक नॉर्मली जिसको पे करना है उसको जनरल असेसी बोलेंगे, जो अपने पे करने के लिए पूरा कैलकुलेशन कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंडर असेसमेंट। आगे लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेटिव असेसी। अब रिप्रेजेंटेटिव असेसी में क्या होता है, जैसे एग्जांपल मेरा लड़का है वो केबीसी में गया। अब केबीसी में गया तो उसने, वैसे तो केबीसी में बड़े लोग का रहता है, छोटे लोग का नहीं रहता है। समझो एग्जांपल में कोई क्विज कंपटीशन में उसको भेजा, तो क्विज कंपटीशन में उसने 10 लाख 20 लाख रुपए जीत गया। तो उसने जो 20 लाख रुपए जीता है तो सिंपल सी बात है वो तो अभी मुश्किल से 10 साल का है, तो वो टैक्स तो पे नहीं करेगा डायरेक्टली, क्योंकि वो हमारा जो क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके हिसाब से वो 18 साल से कम का है, बराबर ना। लेकिन मैं उसका गार्जियन हूँ तो वो मुझे वो कैलकुलेट करना पड़ेगा चीज़ें और उसका टैक्स मुझे पे करना पड़ेगा, इसलिए मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ उसका, तो उसको रिप्रेजेंटेटिव असेसी बोलते हैं। ठीक है ना, मैं रिप्रेजेंटेटिव असेसी बोलता हूँ। फिर क्या लिखा है, डीम्ड असेसी, मतलब ये जो वही है कि जिसको टैक्स सेम ही चीज़ रहती है। जैसे एग्जाम्पल किसी के फादर की डेथ हो गई या किसी की डेथ हो गई तो वहाँ पे उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, उनका टैक्स उसे पे करना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डीम्ड असेसी। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है असेसी इन डिफॉल्ट। ऐसा इंसान जिसने ऐसे असेसी जिसने अभी तक टैक्स पे नहीं करा या टैक्स को एवेड कर दिया है या टैक्स पे करना बाकी है या उसके ऊपर पेनल्टी आ रही है कि उसने नहीं पे करा तो उसको पेनल्टी पे करना पड़ रही है, या टीडीएस उसने नहीं पे करा तो उसके से, अब टीडीएस क्या होता है वो भी एक वर्ड है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कभी कभार आप लोग कुछ कमाते हो तुरंत आपको पहले ही टैक्स पे करना पड़ता है, तो कभी कभार ऐसी इनकम होती है, तो उसको आप लोग को अगर फाइलिंग नहीं करोगे आपको रिटर्न मिल जाएगा आपका अगर इनकम स्लैब के अंदर है, लेकिन आपको उसकी फाइलिंग करके बताना पड़ता है, तो आपने वो भी नहीं करे तो वो भी आप लोग डिफॉल्ट में हो, तो असेसी इन डिफॉल्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का कंसेप्ट असेसी। ठीक है ना, तो असेसी जरूरी नहीं है कि उसको टैक्स भरना है, ठीक है ना, उसकी कैटेगरी में आता है वो, कभी कभार उसके ऊपर इंटरेस्ट बाकी है, पेनल्टी बाकी है तो भी आएगा, वो किसी और का टैक्स उसको पे करना है तो भी उस कैटेगरी में ही आएगा, जिससे हम लोगों ने पढ़े। अब आता है हम लोग का वर्ड टैक्स ईयर। अब टैक्स ईयर नॉर्मली जो हम लोग का फाइनेंशियल ईयर होता है वैसे ही होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। लेकिन पहले क्या था, जो पुराने टैक्स में था कि भाई हम लोग वहाँ पे प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर वर्ड यूज करते, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर वगैरह वर्ड यूज नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ वर्ड यूज होगा टैक्स ईयर। ठीक है ना, तो लिखा है देखो, टैक्स ईयर मीन्स 12 मंथ पीरियड, फाइनेंशियल ईयर कमेंस फ्रॉम 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। तो क्लियर है, तो वही हम लोग का फाइनेंशियल ईयर है, वही हम लोग का टैक्स ईयर है। ठीक है, अब क्या लिखा है देखो, द टर्म टैक्स ईयर रिप्लेस द ट्रेडिशनल प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। इसको क्या कर दिया उसने, रिप्लेस करके आया है टैक्स ईयर। ठीक है, अब आगे कुछ और चीजें दिया है तो हम लोग को पढ़ाया, तो मैं आप लोग को, हाँ एग्जाम्पल लिखा है उसने कि स्टार्ट डेट, डेट ऑफ सेटअप और जॉब ज्वाइन डेट या इंडियन इनकम ओरिजिन। अब क्या है कि जो आपका टैक्स ईयर होता है वो मैक्सिमम 12 महीने का हो सकता है, 12 महीने से कम का हो सकता है। जैसे आपने अभी समझो एग्जांपल आज 29 जुलाई है, बराबर है, आपने आज अगर बिजनेस कोई शुरू करा तो सिंपल सी बात है, आप जो असेसमेंट ईयर, आप सॉरी जो टैक्स ईयर रहेगा आपका वो 29 जुलाई से शुरू होगा, 1 मार्च से नहीं शुरू होगा, क्योंकि बिजनेस आपने आज से ही शुरू किया है। या आप आज से किसी जॉब पे लगे, या 1 अगस्त से मैं जॉब पे लगने वाला हूँ, बराबर है, आप लगने वाले, तो 1 अगस्त से ही आपका क्या होगा, टैक्स ईयर शुरू होगा ना। तो फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो आपको सिर्फ जो
8th मंथ आ रहे उसके हिसाब से आप लोग को टैक्स देना रहेगा, बराबर ना। तो आपका जो टैक्स ईयर हो सकता है वो मैक्सिमम 12 महीने हो सकता है, उससे कम हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे दिया है कि इक्वल टू और लेस देन 12 मंथ, ठीक है। और कुछ इसमें चीजें दिया है क्या? हाँ, वो तो उसने बताया है कि भाई 12 मंथ और लेस देन 12 मंथ हो सकता है, इट कैन नेवर एक्सीड 12 मंथ, 12 महीने से ज्यादा हो सकता नहीं है। ये नोट्स बहुत अच्छे से मैंने आप लोग के लिए प्रिपेयर किया है, तो आप लोग इसको ले सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लिया है कि मिस्टर ए अर्लियर अनएम्प्लॉयड, पहले वो अनएम्प्लॉयड था, उसको एक सैलरी जॉब मिल गई ऑन 1 अगस्त 2026 को। तो लिखा है देखो, रिलेवेंट फर्स्ट ईयर टैक्स ईयर, बराबर ना। फर्स्ट टैक्स ईयर क्या रहेगा उसका? 1 अगस्त से लेके 31 मार्च तक रहेगा। ये नहीं कि 1 अप्रैल से नहीं शुरू होगा उसका, क्योंकि वो पहले जॉब पे ही नहीं था, अभी तो लगा है वो, ठीक है। तो 1 अगस्त से। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा पर्सन। नॉर्मली पर्सन जब आता है तो लोग समझते हैं कि भाई पर्सन मतलब एक इंसान, लेकिन इनकम टैक्स में पर्सन को, इनकम टैक्स एक्ट में 2025 में या उसके पहले एक्ट में पर्सन को बहुत बड़े तरीके से क्लासिफाई किया गया है। सिर्फ पर्सन मतलब इंसान नहीं होगा, इंडिविजुअल नहीं होगा। तो वो चीज़ें ध्यान में रखो, क्योंकि मैंने आप लोग को बोल रहा हूँ कि हर चीज़ आपके बहुत चीज़ें ऑब्जेक्टिव में आएगी, या आप लोग के एक्सप्लेन द कंसेप्ट थ्योरी में भी आएगा। तो आप लोग लेक्चर सुनोगे तो आप लोग को बहुत काम आएगा, और आगे जब वो ये वर्ड्स आएंगे अगले नेक्स्ट चैप्टर्स में तो आप लोग को बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। तो कंसेप्ट बेस बनाना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे, पर्सन पे, ठीक है ना। सेक्शन 277 अंडर सब सेक्शन, बराबर। उसके आप लोगों को यहाँ पे बताया गया। आप क्या लिखा है देखो, स्कोप, इनकम अर्न बाय एवरी पर्सन इज टैक्स्ड। जो भी पर्सन इनकम अर्न करता है वो क्या होता है? टैक्स होता है, तुमको मालूम है। अब इसमें लिखा देखो, कंसिस्टिंग ऑफ 7 डिस्टिंक्ट लीगल कैटेगरीज। पर्सन्स के अंदर 7 अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई है। पहला क्या लिखा हुआ है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब इंसान, नॉर्मल नेचुरल पर्सन, बराबर ना, ह्यूमन बीइंग। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है? HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज। तो मतलब जो हिंदू फैमिली, जॉइंट फैमिली बिजनेस होता है, जो उन्होंने 11th-12th में कंसेप्ट पढ़े हैं, तो उनको भी किसमें? पर्सन की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। वो एक जन तो है नहीं, पूरा ग्रुप है वो, लेकिन फिर भी उसको हमारे पर्सन की डेफिनेशन में काउंट किया जाता है इनकम टैक्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कंपनीज। अब कंपनी तो उनको मालूम है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, बराबर है। तो उनको भी पर्सन की कैटेगरी में लिया जाता है, ठीक है ना। उनके ऊपर भी इनकम टैक्स लागू होता है, ठीक है ना। नहीं कि सिर्फ इंडिविजुअल्स के ऊपर है, वो कंपनी तो एक कंपनी है ना, तो उसके ऊपर भी इनकम टैक्स लागू होता है, याद रखना। हाँ, नेक्स्ट फर्म। फर्म तो तुमको पता है, जिसमें हम लोग को 2 कैटेगरी है मेनली फर्म के अंदर, पार्टनरशिप और LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म। तो दोनों को किसके कैटेगरी में लेते हैं? फर्म को भी पर्सन की कैटेगरी में लिया जाता है। आप बोलेंगे वो एक लीगल एंटिटी है, तो भी उसको पर्सन की कैटेगरी में लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये 7 कैटेगरी है। तो पहला हो गया हम लोग का इंडिविजुअल, दूसरा हो गया HUF, तीसरा हो गया कंपनी, चौथा हो गया फर्म, ठीक है। 5वें पे आते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। अब एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स क्या होता है कि जिसमें पर्सन्स, अब जो पर्सन की डेफिनेशन हम लोग की ये पूरे 7 चीजें हैं, 6 चीजें, बराबर ना, उसको छोड़ के 6 चीजें हैं, तो या 7 चीजें बोल सकते हैं आप लोग। तो इसमें कोई भी अगर एसोसिएशन बनाते, ग्रुप बनाते, ट्रस्ट बनाते या कुछ भी और, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। जैसे एग्जाम्पल, एक इंसान है, दूसरा टाटा कंपनी है, दोनों मिलके टाटा कंपनी, टाटा ग्रुप ने, और एक कोई समझो एग्जांपल बड़ा बिजनेसमैन है या बड़ा कोई बोला ना जिसको बोलते हैं बहुत समाज सेवक है, उसने मिलके, दोनों मिलके कोई ट्रस्ट बना लिए। तो यहाँ पे क्या है? एक इंडिविजुअल मिला है, एक कंपनी मिलके बनाई है, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स बोलेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, 2 और मोर पर्सन्स, 2 या 2 से ज्यादा, चाहे वो इंडिविजुअल्स हो, चाहे कंपनीज हो, चाहे फर्म हो, चाहे ट्रस्ट हो, जो लोग मिलके साथ में कोई कमाने के लिए या कुछ काम करने के लिए उन्होंने ग्रुप बनाया है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, ठीक है ना। क्योंकि पर्सन की कैटेगरी में सिर्फ इंडिविजुअल्स नहीं है, बाकी चीजें भी आती है, इसलिए उसका नाम क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। और फिर आता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। इसमें भी सेम है कि कोई ग्रुप बनाया उन्होंने इनकम कमाने के लिए, लेकिन इसमें सिर्फ क्या रहेंगे? ओनली इंडिविजुअल्स। दोनों सेम चीजें, ये भी 2 या 2 से ज्यादा लोगों का ग्रुप है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में भी क्या है? 2 से ज्यादा लोगों का ग्रुप है, लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स लिखा है, इंडिविजुअल मतलब ह्यूमन बीइंग, तो इसमें सिर्फ इंसान रह सकते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में। लेकिन इसमें क्या है? इंसान भी रह सकते हैं, मतलब इस कैटेगरी में इंसान भी आएंगे, और साथ में अगर उनके कोई क्या बोलते हैं कंपनी मिलके आ रही है, सिर्फ इंडिविजुअल्स है, तो उसको हम लोग एसोसिएशन ऑफ पर्सन नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोलेंगे। अगर इंसान भी है और कोई कंपनी भी है, फर्म भी है, या फर्म है और साथ में कोई क्या बोलते हैं पर्सन है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। या सिर्फ 3-4 कंपनी मिलकर कोई ग्रुप बनाए हैं, तो उसको भी क्या बोलेंगे हम लोग? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। 3-4
क्या बोलते हैं ट्रस्ट मिलके या 3-4 आपकी फर्म मिलके कोई ग्रुप बनाए वो लोग कमाने के लिए, कोई नया बिजनेस करने के लिए, तो उसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स बोलेंगे। तो याद रखना, दोनों में डिफरेंस याद रखना। इसमें इंडिविजुअल्स और साथ में बाकी पर्सन्स की कैटेगरी भी आती है। इसमें सिर्फ इंडिविजुअल मतलब ह्यूमन बींग्स आते हैं। लास्ट नेक्स्ट टाइम लोग का ये दोनों एक ही कैटेगरी में लेते हो लोग, उसको ध्यान देना। नेक्स्ट है लोकल अथॉरिटी। अब लोकल अथॉरिटी मतलब नगर पालिका, महानगर पालिका, ग्राम पंचायत, ठीक है ना, तो लिखा है देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, वो सबको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल अथॉरिटीज। नेक्स्ट क्या लिखा है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अब ये जो ऊपर की 7-6 कैटेगरी हम लोग ने पढ़े, उसको छोड़ के जो कोई कैटेगरी आती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बोलते हैं। देखो, एंटिटी हैविंग सेपरेट लीगल इंडस्ट्रीज नॉट कवर्ड अबव, जो ऊपर कवर नहीं हुई उसके अलावा, जैसे भी कोई यूनिवर्सिटी है, बराबर है, कोई डीटी है, कोई बार काउंसिल है, एलआईसी है, तो ये सब किस में आएगा, हम लोग का अदर कैटेगरी में आएगा, मतलब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में आएगा। तो ये हो गया हम लोग का पर्सन्स की डेफिनेशन, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तुम्हारे को डिफरेंस दिया हुआ है, तो मैंने आप लोगों को बताया भी कि दोनों में डिफरेंस मेनली क्या है वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का कुछ प्रॉब्लम्स है सॉल्व, वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग पर्सन्स के ऊपर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं, कभी कभार वो आप लोग को ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में आ सकता है, तो देख लेते हैं। चलिए, डिटरमाइन द लीगल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्सन एज पर सेक्शन 277, बराबर है। चलिए अब देखो क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है हमारा वीना शाह। तो वीना शाह एक लेडी है, बराबर ना, मतलब एक इंडिविजुअल है, तो किसकी कैटेगरी में आ जाएगा, वो इंडिविजुअल कैटेगरी में। मतलब आप लोग को बताना है कि पर्सन की जो 7-8 कैटेगरी है उसमें ये किसके अंदर आएगा। तो ये क्या है, वीना शाह इंडिविजुअल है। मिस्टर शाहाने, बराबर है, तो ये किसमें आ जाएगा, इंडिविजुअल में आ जाएगा। कुमार माइनर है, तो किसमें आएगा, वो इंसानी है, तो इंडिविजुअल में आएगा। राम, हिज वाइफ सीता एंड 2 सन्स, लव एंड कुश, तो ये सब मिलके अगर कोई कैटेगरी बन रही है तो क्या आ जाएगा, वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, क्योंकि ये हमारा क्या बोलते हैं, एक जॉइंट फैमिली बिजनेस है, तो HUF। फिर आता है मिसेस रोहित, मिसेस रोहित एंड मोहित, 2 चार्ट अकाउंटेंट इन पार्टनरशिप, 2 चार्ट अकाउंटेंट मिलके पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, हम लोग का फर्म आ जाएगा, तो फर्म की कैटेगरी में। नेक्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्री। तो रिलायंस इंडस्ट्री क्या है, कंपनी है, जो हम लोग की जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, तो कंपनी की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट लिखा है टाटा मेमोरियल ट्रस्ट। तो टाटा एक ट्रस्ट है, बराबर। अब ट्रस्ट है तो इसके अंदर क्या होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स में आएगा वो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या लिखा है, सुनील क्रिकेट क्लब। तो एक क्लब बनाया उन्होंने, ये भी किसमें आ जाएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, जॉइंट वेंचर अमंग ए लिमिटेड, बी लिमिटेड एंड मिस्टर एक्स। तो जॉइंट वेंचर बना है 2 कंपनी के बीच में और एक पर्सन के बीच में, इंसान के बीच में, तो क्या बन जाएगा हम लोग का, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बराबर ना। नेक्स्ट क्या है, ए बी एंड सी इंडिविजुअल से एक थिएटर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए और रेंट शेयर करने के लिए क्या ग्रुप में साथ में आए, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, क्योंकि तीनों एक नॉर्मल इंसान है। नेक्स्ट क्या आता है, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो ये लोकल अथॉरिटी है। पुणे कंटेनमेंट बोर्ड, तो ये लोकल अथॉरिटी है। नवा शिवा पोर्ट ट्रस्ट, तो ये किसी ऊपर की कैटेगरी में नहीं आता ना, इसलिए क्या बोलेंगे हम लोग उसको, लोकल अथॉरिटी। मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, ये भी क्या है आप लोग का, ये जो आप लोग की कैटेगरी में आता है लास्ट में एकदम, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। नेक्स्ट है रोहा ग्राम पंचायत, ये भी है हम लोग का लोकल अथॉरिटी है। नेक्स्ट है तिरुपति देवस्थानम, मतलब ये कोई मंदिर है, बराबर ना, तो वो भी किसके कैटेगरी में आएगा तुम लोग का, मैंने बताया तो आइडल वगैरह रहेगा, तो वो किसमें आएगा आप लोग का, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स थे जो हम लोग को समझना जरूरी थी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का इनकम, बराबर है। अब इनकम ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो देखो क्या लिखा है, इनकम हैज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन अंडर दिस एक्ट, इट इंक्लूड्स। तो इनकम क्या है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूसिव मतलब इसमें सब चीज इंक्लूड होगी, एक्सक्लूसिव मतलब बाकी सब चीज छोड़ देंगे, वो चीज लेंगे। इंक्लूसिव मतलब इनकम का मतलब बहुत सारी चीजें उसमें आ जाएगी इनकम से जुड़ी हुई, तो इसलिए उसको बोलते हैं इंक्लूसिव डेफिनेशन। तो उसमें क्या है, प्रॉफिट भी आपकी इनकम में आएगा, गेन हो गया आप लोग को इनकम में आएगा, डिविडेंड मिला आपको इनकम में आएगा, किसी ने आपको वॉलंटरी मतलब कॉन्ट्रीब्यूट किया है, डोनेशन वगैरह दिया, वो भी इसमें आएगा। फिर परक्यूजिट्स मतलब आप लोग को सैलरी के अलावा जो कंपनी एक्स्ट्रा फैसिलिटी देती है, कार दी, रेंट आपके बदले भर रही है, आपको पैसा नहीं मिला लेकिन आपके बदले फ्री में आपको घर मिल रहा है, तो वो भी क्या आएगा, परक्यूजिट्स की कैटेगरी में, मतलब वो इनकम की कैटेगरी में आएगा। अलावेंसेस मतलब आने जाने का गाड़ी या भाड़ा कंपनी भरती है, तो वो भी किस में आएगा, अलावेंसेस मतलब तुम्हारा अलावेंसेस में आएगा, और वो किस में आता है, इनकम की कैटेगरी में आता है, इसलिए दिया हुआ देखो यहाँ पे सब चीजें, बराबर है। तो ये आप लोग को समझना है। इसके बाद आता है हम लोग ये सब करने के बाद लास्ट में आता है टोटल इनकम।
बराबर है। तो वो लास्ट कंसेप्ट है चैप्टर का, टोटल इनकम मतलब जितने भी सोर्सेस है आप लोग की। तो मेनली जो इनकम टैक्स एक्ट में है वो आपके मेन 5 सोर्सेस की कैटेगरी होती है। अब वो 5 सोर्सेस आप लोग को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं आप लोग को बता देता हूं, बराबर है। तो वो आप लोग ध्यान में रखिए। पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी, इंसान सैलरी से कमाता है। फिर नेक्स्ट कमाता है आप लोग का इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशंस, बिजनेस करता है या कोई प्रोफेशन करता है उसके जरिए। फिर आता है हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसकी हाउस प्रॉपर्टीज होगी तो जो भाड़े पे देता है वो रेंट जो मिलता है उस पर भी क्या होता है, इनकम की कैटेगरी में वो काउंट होता है, टोटल इनकम में आता है वो। फिर आएगा कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स मतलब आपने अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदे और उसको 10 साल बाद बेचे, 5 साल बाद बेचे, बराबर है, या 3 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद बेचे, तो आप लोग उस पर जो गेन हुआ, जैसे एग्जाम्पल आपने 10 लाख में खरीदा वो 30 लाख में बेचे, तो आप लोग को 20 लाख का गेन है, तो उस पर भी आप लोग को टैक्स पे करना पड़ता है। उसको बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। उसमें भी 2 कैटेगरी है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो ये भी आप लोग को इसके ऊपर भी इनकम टैक्स भरना पड़ता है। और ये चारों कैटेगरी में नहीं आएगा तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जैसे आप लोग को डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला, आपने लॉटरी जीते, तो वो सब की जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस बहुत बड़ी कैटेगरी है, वो चारों में से अगर कोई नहीं, किधर भी नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में रहेगा। मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, वो चारों में नहीं आ रहा तो कहाँ पे आ जाएगा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो इस तरह से सारी इनकम को मिला के आप लोग क्या बनाते, टोटल इनकम, बराबर है। फिर टोटल इनकम पे आप लोग को बहुत सारे गवर्नमेंट डिडक्शंस देती है, वो माइनस करेंगे आप लोग को। तो पहले नेट टोटल इनकम और ग्रॉस टोटल इनकम आएगी, वो माइनस करने के बाद आप लोग को नेट टोटल इनकम आएगी और उसी पे आपको टैक्स भरना है। अब वो जो नेट टोटल इनकम आएगी उसको आपको चेक करना रहता है कि किस स्लैब में आ रही है वो, मतलब वो 5 लाख से 10 लाख के बीच है, कि 10 लाख के ऊपर है, कि 12 लाख के ऊपर है, कि 20 लाख के ऊपर है, कि 50 लाख के ऊपर है, कि 1 करोड़ के ऊपर है। तो उस स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स का परसेंटेज डिसाइड होता है। तो ये हो गया हम लोग का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शंस। अगले चैप्टर में हम लोग प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन चैप्टर है आप लोग का, सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है आप लोग का, चैप्टर का नाम है बेसिस ऑफ चार्जेस। तो वो चैप्टर हम लोग करेंगे। जो दूसरी डिफरेंट टेक्स्ट बुक फॉलो करे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैप्टर का नाम अलग हो सकते हैं लेकिन कंसेप्ट क्या होंगे आप लोग के सेम होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और आप लोग के बहुत सारे सजेशंस मुझे आप लोग दे सकते हैं, या आप लोग को जो क्वेश्चंस पूछना है वो कमेंट करके भी आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेके।